पिछले 3 सालों में हम लोग हार्ट अटैक अगर डेटा देखें तो लगभग 27,000 हर साल डेथ हो रही है हार्ट अटैक से। और पिछले 4 साल के डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो लगभग 25,000 डेथ हो रहे हैं हार्ट अटैक से। और इसमें से 30 से 60 साल वाले लोगों की संख्या लगभग 70% है। इट मीन्स कि 90,000। आपके भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आपने देखा होगा, कल परसों उससे बात हो रही है और एक दिन बाद खबर आती है कि अब वो नहीं रहा। लेकिन इसके पीछे का रीजन जानने का प्रयास किए कि हार्ट अटैक क्यों आता है। क्या आप भी मेरी तरह हार्ट अटैक के पीछे का रीजन कोलेस्ट्रॉल मानते हैं? तो मैं आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल ही सिर्फ रीजन नहीं होता है। हमारे ब्लड वेसल्स में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसकी वजह से जो प्लाक बनता है, प्लाक की रैप्चर होने से जो ब्लड हमारा ब्लॉक होता है, फ्लो नहीं कर पाता, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आता है। प्लाक जो रैप्चर हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, और इसके पीछे का रीजन क्यों होता है, क्यों प्लाक बनता है, क्यों ब्लॉकेज होती है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक आप बने रहिएगा। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। अब हम समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। उसके पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं कोलेस्ट्रॉल का। 1972 में 280, 290, 300 के आसपास इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता था। उसको बताया जाता था कि उसके ऊपर कोई हार्ट का रिस्क नहीं है। लेकिन 70 के डेकेड के एंड में बताया गया कि ये कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल रहता था अब वो नॉर्मल नहीं रह गया। ये कैसे बताया गया? मैसाचुसेट्स के फ्रेमिंघम में एक लार्ज पॉपुलेशन में ये पूरी रिसर्च किया गया। रिसर्च के बाद एक सर्वे में ये डेटा आया कि 240, 210 कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, बट 300 नॉर्मल नहीं है। 1980s में डॉक्टर्स ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एक है एचडीएल एंड सेकंड वन है एलडीएल। एचडीएल जो है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, एंड एलडीएल जो है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, जो कि प्लाक बनाता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने का काम करता है। लेकिन जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड वेसल्स को साफ करने का काम करता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा प्लाक बनाता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है, प्लाक रैप्चर हो जाता है। इट मींस कि एलडीएल बैड होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर एचडीएल भी बनाया है, एलडीएल भी बनाया है, तो इसका मतलब कि एलडीएल खराब नहीं होता है। खराब तब होता है जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो एलडीएल चेंज हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल में, तब जाके वो दिक्कत करता है। लेकिन जो नेटिव एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जो बॉडी नेचुरल तरीके से हमारे अंदर बना रही है, वो कुछ हार्मोन्स को बनाने के काम आता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए काम आता है, वो एलडीएल हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को फ्री रेडिकल्स की अटैक की वजह से ऑक्सीडेशन होता है, तब वो एलडीएल बैड हो जाता है। और वो जो बैड एलडीएल होता है ना, वही जाके चिपकता है हमारे ब्लड वेसल से और वही प्लाक बनाता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 1989 के मैगजीन में डॉक्टर डेनियल स्टीनबर्ग बताते हैं कि अगर किसी के बॉडी में ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसके बॉडी में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एलडीएल चेंज नहीं हो पाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल में, और वो इंसान में ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं आएगी कि उसका ब्लड वेसल्स जाम हो सके प्लाक की वजह से। हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझ लिया और हम बार बार बात कर रहे हैं कि ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो अब हम ब्लड वेसल्स के इन्फ्लेमेशन को 4 स्टेजेस में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाक बनाने के लिए, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। डायबिटीज, आपका हाई ब्लड प्रेशर, जो होमोसिस्टीन एक होता है, इसके ऊपर कभी कंप्लीट वीडियो में लेके आऊंगा होमोसिस्टीन के ऊपर। स्मोकिंग लोग करते हैं, ये सारी चीजें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके बॉडी के अंदर प्लाक बनाने में। अब हम ब्लड वेसल्स के जो इन्फ्लेमेशन है उसके स्टेजेस की बात करेंगे। पहला स्टेज है एंडोथेलियम टिश्यू पे जो स्टार्टिंग अटैक होता है। जब आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस बढ़ेगा तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर की जो पहली थिन लाइन वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम वाली लेयर, और स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस उसी के ऊपर होता है। समझिएगा, एंडोथेलियम टिश्यू इतना सॉफ्ट टिश्यू होता है कि अगर उसमें हल्का सा खिंचाव भी आएगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो जब उसके ऊपर स्टार्टिंग अटैक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, तो इसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला रीजन होता है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा ब्लड वेसल्स में जो इन्फ्लेमेशन है, पहला स्टेज आपका ये है। अब सेकेंड स्टेज में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में। पहले में हमने एंडोथेलियम की जो थिन लेयर है उसके ऊपर अटैक हुआ था। अब दूसरे स्टेज में हम लोग अगर उसमें स्वेलिंग स्टार्ट होती है तब बॉडी क्या करती है, बॉडी के अंदर एक नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू बॉडी व्हाइट सेल्स को मोनोसाइट के रूप में उस जगह पे भेजती है जहां पे चोट लगी हुई है, यानी कि जहां पे स्वेलिंग हो रही है, और वो उसको ठीक करने का प्रयास करती है। ठीक करती है तो हमारी ब्लड वेसल्स सही हो जाती है और हमारी जो वेसल्स है वो ठीक से काम करने लग जाते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है।
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है और मोनोसाइट जो है एक मिनी वैन की तरह काम करते हैं। उसमें जो लिमिटेड सीट होते हैं, लिमिटेड सीट बेल्ट है, तो कुछ पार्टिकल्स को, एलडीएल के कुछ पार्टिकल्स को उठा के ले जाके वहाँ रखते हैं, कुछ पार्टिकल्स को उठा के वहाँ से ले जाके रखते हैं। और जब वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते तो वहाँ पे वो स्वेलिंग बनी रह जाती है। और थर्ड स्टेज में जब वो स्वेलिंग बनी रह जाती है तो एक सीरियस इन्फ्लेमेशन इशू स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाइक कि आपने एन्यूरिज्म बीमारी का नाम सुना होगा, अपने हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड डिजीज, वैस्कुलर डिजीजेस, ये सारी जो बीमारियां हैं ये सिर्फ उसी से आती हैं जब उसके ऊपर हाई इन्फ्लेमेशन एक इशू बनना स्टार्ट हो जाता है, जब वो इन्फ्लेमेशन किसी तरीके से कम नहीं हो पाता है। अब अगर उसके ऊपर से स्वेलिंग नहीं हटी है तो उसकी जो मस्कुलर लेयर होती है ना, धीरे धीरे बहुत हार्ड हो जाती है। और उसके बाद जो एंडोथीलिया, हमारी टिश्यू डैमेज हुई थी, उसमें से भी एक नाइट्रस ऑक्साइड करके एक लिक्विड निकलता है, वो भी निकलना बंद हो जाता है। तो हमारी एंडोथीलियम टिश्यू भी सही से काम नहीं कर पाती और धीरे धीरे वो जो स्वेलिंग हो रही थी वो धीरे धीरे एक प्लाक का रूप ले लेती है और एक प्लाक धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाता है। तो पहले स्टेज में एंडोथीलियम डैमेज हुआ, सेकंड स्टेज में बॉडी ने उसको सही करने का प्रयास किया, थर्ड स्टेज में अगर धीरे सही नहीं कर पाया तो एक सीरियस इशू बन जाता है। और चौथे स्टेज में क्या होता है, अगर उस प्लाक सही नहीं हुआ तो प्लाक रैप्चर कर जाता है, प्लाक फट जाता है। और जैसे ये ब्लड है और इसके किनारे पे अगर प्लाक इकट्ठा होना स्टार्ट किया तो फटने के बाद पूरी वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। और इस तरीके से ब्लॉक कर देता है कि उसमें एक छोटा सा होल नहीं होता कि हमारी ब्लड थोड़ा सा भी पास कर पाए। और इसी सिचुएशन में पहला हार्ट अटैक आता है। लोग इसी को बोलते हैं कि पहला हार्ट अटैक। हमने सब कुछ बात कर लिया, इसके स्टेजेस के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि हम इसको क्योर कैसे कर सकते। रिसर्च बताते हैं कि अगर नंबर 1, अगर अपने बॉडी के अंदर विटामिन ई का सेवन बढ़ाया। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के अंदर वो घुल जाता है, जाके बहुत अच्छे से मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हार्ड हो रहे हैं वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के अंदर घुल के वो उसको बहुत सॉफ्ट बनाने लग जाता है। और जब एंटीऑक्सीडेंट्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के अंदर चला जाएगा तब उसमें से वो जो ऑक्सीडेशन हो कि वो डैमेज हो रहा था वो ऑक्सीडेशन उसका कम हो जाएगा, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा अपने आप सही होने लग जाएगा। नंबर 2, विटामिन सी का हम सेवन बढ़ा के अपने आप को क्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जिस तरीके से पानी में घुलनशील होता है, सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वेसल्स के अंदर, उस वेसल के अंदर प्लाज्मा में इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से घुल जाता है वो। इस तरीके से हमारे बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड में घूम रहे हैं उसके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 3, आप अपने बॉडी में बायोफ्लेवेनॉइड्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये कैसे बढ़ेगा? जब आप कलरफुल फल सब्जियां लेंगे। कलरफुल यानी कि कुछ रेड कलर के, कुछ येलो कलर के, कुछ ग्रीन कलर के। जब आप कलरफुल फ्रूट्स का सेवन करेंगे तब आपके बॉडी में बायोफ्लेवेनॉइड्स की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन की भी मात्रा कम हो जाएगी। और जब ये कम होगा तो आपके ऊपर से बहुत बड़ा खतरा हार्ट का धीरे धीरे कम होने लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट रिलेटेड इशू।